हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। सभी का स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। मैं मिर्ज़ापुर की टीम की तरफ से अखिल श्रीवास्तव आप सभी का वेलकम करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। जल्दी जल्दी सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में आ जाएं तो आज के लेक्चर को स्टार्ट किया जाए। आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, 2 मिनट में आप सारे अपनी क्लास को ज्वाइन कर लें। सभी को गुड इवनिंग, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। 2 मिनट में क्लास के अंदर आज ज्वाइन कर लीजिए। आज की देखिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो थोड़ा सा वेट करें। 2 मिनट फिर मैं आपसे बातें करता हूँ। 2 मिनट के बाद 2 मिनट वेट कर लेते हैं, सभी को आ जाने देते हैं। 2 मिनट में सभी आ जाइए जल्दी से, फिर क्लास स्टार्ट करें। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाइयाँ कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और नीट की जो आपका एम है, एम की तरफ धीरे 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 बढ़ रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे 3 चैप्टर मेजर चैप्टर खत्म हो चुके हैं और उन 3 मेजर चैप्टर का मुझे टेस्ट भी लेना है। ठीक है, उन 3 मेजर टेस्ट। हेलो बच्चों, चलिए जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाइए। मैं आप अखिल श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूँ, आप सभी का वेलकम करता हूँ मिर्ज़ापुर की टीम की तरफ से। अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आप सभी का वेलकम है। आप सभी अपनी ऑनलाइन क्लास में जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें। आप अपनी क्लास को प्रॉपर वे से कराने के लिए लास्ट एक काम आप और क्या कीजिए कि जो मैं पिछला पढ़ा दूँ आपको उसे एटलीस्ट रिवाइज करके आइए। क्योंकि अगर आप रिवाइज करके ही नहीं आएंगे तो आपको बेसिक चीज़ें आपकी स्किप करती जाएंगी। तो बेटर ये होगा कि आप उन चीज़ों को रिवाइज हमेशा करते रहिए, फिर आप अपनी स्टडी को प्रॉपर वे से लेके चले जाएंगे। तो जल्दी प्रखर, सुबी, वैष्णवी, सौम्या, निकिता, सभी लोग क्लास में आ जाइए। शिवपूजन, निखिल, प्रखर, सभी लोग क्लास में आइए। थोड़ी सी देखिए आज साउंड हो सकता है ब्लर करे आपको या वाइब्रेट करे, बट आप प्रॉब्लम मत वो कीजिएगा, चीज़ें हो जाएंगी। थोड़ी सी चीज़ें अभी आपकी प्रॉपर वे से चल रही हैं, धीरे धीरे और अच्छी हो जाएंगी। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या डिस्कस किया था, आप जरा बताइए। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या डिस्कस किया था? क्या मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएं? मैंने बताया था आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बता रखे थे और मैंने बताया था कि उस पॉइंट्स को आप कैसे ध्यान रखेंगे। उस पॉइंट्स में मैंने बताया था कि जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, क्लियर? मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आपको ये बताया था कि आपको जब भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो सेंट्रल मेटल एटम को क्या करेंगे, जब आप लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को सर्च करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को उसके सराउंडिंग में और उसके बाद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को उसके सराउंडिंग में डालेंगे। कल ये पॉइंट क्लियर हो गया था। नेक्स्ट मैंने आपको एक बात और बोली थी नेक्स्ट कि जब भी आप सेंट्रल मेटल बनाएंगे तो हाइड्रोजन को कभी एज अ सेंट्रल एटम नहीं ट्रीट करेंगे। तीसरा पॉइंट मैंने बताया था कि जहां तक हो सके आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें जहां तक हो सके पॉसिबल, जहां तक हो सके आपको ऑक्टेट और डबलेट को फुलफिल भी करना है। इतना करके आप स्केलेटन ड्रॉ कर दीजिए, आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कभी भी गलत नहीं होगा। इतनी चीजें मैंने कल आपको बता दी थी। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कभी भी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को एक साथ कनेक्ट नहीं करना है। ओनली ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन कनेक्ट इन द केस ऑफ पेरोक्साइड। मतलब कभी भी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को कनेक्ट नहीं करिएगा, एक साथ ऐड नहीं करना है, जोड़ना नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज आप एक चीज और ध्यान रखिएगा
कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन को कनेक्ट मत करिएगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन को जो अगर वो कनेक्ट करने की कोशिश करें तो वो वहीं पे कनेक्ट हो सकता है जहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज हो, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिर्फ पेरोक्साइड लिंकेज में कनेक्ट होते हैं। ये लाइन लिख लीजिए, पेरोक्साइड लिंकेज में ही कनेक्ट होते हैं। तो अब इसके बाद क्या मैं आपको डिफरेंट लुईस डॉट स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करा दूं? क्या मैं आपको डिफरेंट टाइप के लुईस डॉट स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करा दूं? आज आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है और आपको दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि उसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर सर्च करना है। ठीक है, आप सभी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर भी बताएंगे और लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। ठीक, जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं उस पॉइंट्स को आप फोकस करिएगा, उस पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा और फिर चीजें आपको हो जाएंगी। अच्छा, कुछ चीजें देखिए और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के लिए जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो बॉन्ड पेयर होता है, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मतलब जो बॉन्ड बनाए, बॉन्ड पेयर मतलब जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाए उन्हें आप क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर। और लोन पेयर किसे बोलेंगे? लोन पेयर किसे बोलेंगे? जो आपका इलेक्ट्रॉन फ्री हो उसे आप बोलेंगे लोन पेयर। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? अब जरा सुभाषिनी बच्चे यहाँ पे बात बताओ मुझे और बहुत ध्यान से बताना। इतनी चीज आप राइट डाउन कर लो, खुद ही पॉइंट में बता रहा हूँ आपको, इसे राइट डाउन कर लो। एक बात बताओ मुझे, अगर मैं लिखूं H2O का स्ट्रक्चर, अगर मैं लिखूं H2O का स्ट्रक्चर, ठीक है, मार्कर चेंज कर दो, चल दूसरा, ठीक है। तो H2O का स्ट्रक्चर देखिए, आपको H2O का स्ट्रक्चर थोड़ा सा यहाँ पर आपको ब्लर हो गया होगा। H2O के स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका अगर मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात करूं तो देखो कैसे बनेगा। पहले तो इन दोनों में कौन सा होगा बताओ? इन दोनों में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा? क्या इसमें ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है? अगर आपका ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन को यहाँ डालिए और हाइड्रोजन को से बॉन्डिंग बना दीजिए। हाइड्रोजन को यहाँ डालिए और ऑक्सीजन से ऐड करके बॉन्डिंग बना दीजिए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, मैंने कहा था कि इसके आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको लिख लीजिए, आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको लिख लीजिए। ठीक है, और आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन के बाद क्या करो, यहाँ पे हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको लिखो। हाइड्रोजन आपका डबलेट को फॉलो करेगा, ये अपडेट को फॉलो करेगा। देखिए आप 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन ये हुए और 2 इलेक्ट्रॉन ये हुए। तो ये आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर हुआ। क्लियर है? क्या किया आपने? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को सुभाषिनी आपने सेंट्रल एटम लिया और उसके हाइड्रोजन को कभी सेंट्रल एटम नहीं ट्रीट किया। अब मैं अगर पूछूं कि बेटा इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने हैं, प्रखर जरा बताओ इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने हैं? क्या आपको ये दो लोन पेयर दिख रहे हैं क्या? एक लोन पेयर ये और एक लोन पेयर ये, और ये बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं आपको? तो इसका मतलब है इसमें क्या होगा, 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। क्लियर है? 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। चलिए कुछ और भी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे H2SO4, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको H2SO4, आ जाएगा यहाँ पे H2SO4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अब जरा बताओ H2SO4 में हाइड्रोजन को अगर छोड़ दिया जाए तो सल्फर और ऑक्सीजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? सल्फर और ऑक्सीजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है सल्फर होगा। तो सल्फर को क्या करोगे? एज अ सेंट्रल एटम रख देना। सभी बात समझ में आ रही है बेटा? सल्फर को क्या करोगे? एज अ सेंट्रल एटम रख देना। तो अब सेंट्रल एटम सल्फर आपने रख दिया। स्ट्रक्चर को कैसे बनाना है? सिमेट्रिकल बनाना है जहां तक पॉसिबल हो सके। अब स्ट्रक्चर को सिमेट्रिकल की बात करते हैं। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन इसके पास 4 ऑक्सीजन है तो इसके चारों तरफ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए चारों तरफ ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन को सेंट्रल एटम नहीं रखना है और हाइड्रोजन से सिर्फ वैलेंसी सेटिस्फाई करिएगा, इतनी चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखो, अच्छा एक चीज और, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
अगर मेरा बॉन्ड बन रहा है, अगर कहीं कोई कंपाउंड बन रहा है, कंपाउंड के बीच में बॉन्ड आ रहा है, तो क्या क्या मेरा कम से कम एक बॉन्ड बनेगा क्या? क्या मेरे पास कम से कम एक बॉन्ड बनेगा क्या? और अगर मेरे पास कम से कम एक बॉन्ड बन रहा है, देखो एक काम क्या करो, सबसे पहला काम तो इसको ऐसा बना लें, कम से कम एक बॉन्ड तो जोड़ दो, ठीक है। दूसरा, अब हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाई करो। अब एक बार अपनी जो कंडीशन उसको चेक कर लो कि क्या तुम्हारे पास जब तुमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज ए सेंट्रल एटम था, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज ए सेंट्रल एटम का रखा, और उसके सराउंडिंग में मैंने क्या किया, ऑक्सीजन को रखा और हाइड्रोजन को वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए रख दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे, अब इसका आउटपुट स्टेट होंगे तो 2 2 4 1 5 1 6 इलेक्ट्रॉन इसका आउटपुट होंगे। सर ऑक्सीजन के आउटपुट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 2 4 1 5 1 6 ऑक्सीजन का रख लो। नेक्स्ट इस वाले ऑक्सीजन का रख लो 2 2 4 1 5 1 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन का भी 6 इलेक्ट्रॉन रख लो, जैसा आपको समझ आए। यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन रख लो, तो ये इसका ऐसा बना लिया, ठीक है। अब हम बॉन्ड की बात कर रहे हैं। देखो सल्फर का क्या, 2 बॉन्ड बनाने से क्या सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्या? 2 बॉन्ड बनाने से क्या सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्या? अगर सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, ठीक है सभी, अगर सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ तो बच्चे जरा ध्यान से देखो, क्या ऑक्सीजन के साथ ऊपर वाले ऑक्सीजन की बात करूं, अब ऊपर वाला ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, उसको सेटिस्फाइड करने के लिए जो सल्फर है अपने 2 इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू किसको दे देगा? ऑक्सीजन को। आलोक बात समझ आ रही है? ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा? ऑक्सीजन को। किस बॉन्ड के थ्रू? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और मैंने आपको बताया है कि जब आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा तभी आप इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे सकते हैं, तभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के चांस है। ये सब सिखा रखा है आपको। देखिए यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू और ये वाला भी बॉन्ड कोऑर्डिनेट के थ्रू इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट हुआ, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब इसके जरा ऑक्सीजन को कंपेयर करो, 6 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया, तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर हुआ H2SO4 का, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हुआ H2SO4 का। तो ध्यान से पहले आप इसे बना लीजिए H2SO4 के लुईस डॉट स्ट्रक्चर को। वो जरा बना लो आप लोग। ठीक है, तो अगर मैं आपको H2SO4 की बात करूं, H2SO4 में देखो, H2SO4 की बात करूं, H2SO4 में मैं पूछूं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने हैं? H2SO4 में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने हैं? जरा बताओ। 1 2 3 बॉन्ड पेयर यहाँ दिख गया, फिर 3 बॉन्ड पेयर नीचे भी दिखेंगे तुम लोग को, देखो 3 बॉन्ड पेयर नीचे भी आएंगे, 6 हो गए। 2 बॉन्ड पेयर यहाँ से मिल गए, 2 बॉन्ड पेयर यहाँ से, तो टोटल बॉन्ड पेयर कितने मिल गए आपको? 3 यहाँ से, 3 ऊपर से, 2 वहां से, 2 यहाँ से। ये आपके बॉन्ड पेयर, सॉरी लोन पेयर, ये आपके लोन पेयर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए आपके लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। लोन पेयर का मतलब क्या हुआ? जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और आपका बॉन्ड पेयर कितना बनेगा? तो एक बॉन्ड यहाँ बनेगा कि नहीं? चलो ध्यान से देखो, क्या एक बॉन्ड यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा? एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड यहाँ बनेगा, तीसरा बॉन्ड यहाँ बनेगा, चौथा बॉन्ड, पांचवा बॉन्ड, छठा बॉन्ड। कितने बॉन्ड? 1 2 3 4 5 6, तो 6 बॉन्ड पेयर हो गया, 6 बॉन्ड पेयर हो गए। तो आपके 10 लोन पेयर हो गए और 6 बॉन्ड पेयर हो गए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा इस स्ट्रक्चर को, क्योंकि इसके अगली क्लास में मैं स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस दूंगा आपको। थोड़ी सी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ये अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, बॉन्ड पे लोन पे ऐड कर लीजिए। अब नेक्स्ट थोड़ा सा मैं आपको और एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, PO4 -3, PO4 -3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको, PO4 -3। तो जरा बताओ PO4 में P और ऑक्सीजन में, फास्फोरस और ऑक्सीजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? फास्फोरस और ऑक्सीजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? क्या फास्फोरस है? निखिल, फास्फोरस है। बेटा फास्फोरस को क्या करना, एज अ सेंट्रल एटम, और ऑक्सीजन को क्या करोगे, इसके सराउंडिंग में डालोगे। करना क्या है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाना है, तो चारों तरफ से इसके सराउंडिंग में डाल दो। अब क्या करो, इसके आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो 2 3 4 5, अब इसके आउटर मोस्ट में देखो इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, ठीक है। फिर अब देखो करना क्या है, ध्यान से देखते रहो। 5 इलेक्ट्रॉन तो इसके हो गए फास्फोरस के। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए फास्फोरस को? 3 और चाहिए। देखो एक बॉन्ड यहाँ से बना ले, दूसरा यहाँ से बना ले, तीसरा यहाँ से बना ले। 3 समझ में आ गए? 3 समझ में आ गया आपको? अब क्या फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्या? देखो जरा, 2 2 4 2 6 2 8, फास्फोरस के कट कंप्लीट हो गए। याद रखो ध्यान से, है ना। थोड़ा सा इस वाले ऑक्सीजन के देखो, 2 2 4 5 6 7, याद समझो, 2 2 4 2 6 1 7। हमें चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8 हैं, कितने? 7। अब देखो यहाँ पे एक माइनस भी लगा हुआ है, तो अगर मैं इसके साथ एक माइनस लगा दूं, इसके साथ एक माइनस लगा दूं, तो मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आ गया। तो इस पे भी एक, इस पे एक माइनस लगा दो, ऐसे 3 माइनस है, तो 3 जगह सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ 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 3 जगह आपके माइनस कर दिए। अगर आपको ना समझ में आए तो फिर से देखिए, इस ऑक्सीजन को देखो, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। कितने हैं? 2 यहाँ से, 2 4 2 6 1 7 और 1 8। 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गए, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गए, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गए, 2 2 4 2 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गए। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो फास्फोरस है ये क्या करेगा इसको, क्योंकि फास्फोरस का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, तो अब ये क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसको थोड़ा ऊपर बना देता हूँ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसको अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा। अरे बस समझ, तो ये देखो, सॉरी मैंने देखो बहुत बड़ा ऑक्सीजन बना दिया उसके कंपैरिजन में, तो थोड़ा आप देख के बनाइएगा स्ट्रक्चर बनाते समय, थोड़ी सी चीजें ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा मुझे लग रहा है लाइटिंग का दिक्कत है, थोड़ी लाइटिंग कम है यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा फिगर आपको थोड़ा ब्लर दिखेगा, थोड़ा सा ब्लर दिखेगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ जाए, इसे थोड़ा बड़ा बड़ा देख रहा हूँ। तो चीज़ें समझ आ रही है। PO4 का स्ट्रक्चर कैसे बना, फास्फोरस को सेंट्रल एटम ले लो, ऑक्सीजन को चारों ओर डाल दो, 3 जो आपके नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव इस पे आ जाएगा, एक नेगेटिव इस पे आ जाएगा, एक नेगेटिव इस पे आ जाएगा, और इस पे कोई भी नेगेटिव नहीं जाएगा, और यहाँ पे पूरा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म अगर हो रहा है तो ये हो गया PO4 का स्ट्रक्चर। ऑक्टेट देख लो, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तो इसके साथ देखो, इसके साथ देखोगे तो ये वाला भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 2 2 4 2 6 2 8। इसके साथ अगर मैं कोऑर्डिनेट के थ्रू दे रहा हूँ तो कोऑर्डिनेट इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऐड नहीं होगा, इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऐड
नहीं होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन देख लो, 2 यहाँ से मिल गए, 2 यहाँ से मिल गए 4, 2 यहाँ से मिल गए 6, 2 यहाँ से मिल गए 8, तो फास्फोरस के भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। इस ऑक्सीजन का देखो 2, 2 4, 2 6 एक साथ और एक नेगेटिव के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सारे 8 सभी ऑक्टेट को फॉलो कर रहे हैं, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, सब कुछ क्लियर है। अच्छा, अब मैं अगर पूछूं इसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बताइए, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर बताइए, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बताइए, इस स्ट्रक्चर जरा बॉन्ड पेयर लोन पेयर बताइए। आलोक बताओ, बॉन्ड पेयर लोन पेयर। बॉन्ड पेयर देखो क्या दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर दिख गया। कुछ लोग क्या करते हैं ना, इसको डबल बॉन्ड बना देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं इसको डबल बॉन्ड बना देते हैं। तो आप देखिए डबल बॉन्ड बनाएंगे, होता है ये कोऑर्डिनेट है, बनाने को बुक्स में डबल बॉन्ड भी बना होता है, बट आप ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट और एक दोनों मिलके सिर्फ एक 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना रहा है। तो देखिए 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर हो गए। लोन पेयर देखो 2 यहाँ से मिले, फिर 1 2 3 यहाँ से मिले, चौथा, पांचवा और इसको मिला के एक और हो गया, इसको मिला के एक और ये हो गया, ठीक है। 3 यहाँ से, 4 5 6 और 3 यहाँ से मिल जाएंगे, देखो, और 3 यहाँ से मिल जाएंगे, तो 3 3 6 3 9 10 11 12। तो इस तरह से आपको बॉन्ड पेयर लोन पेयर बताना है और इसको लूज शॉर्ट स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब जरा इसे आप राइट डाउन कर लीजिए। अब जरा CrO का स्ट्रक्चर बनाओ, पहले CrO3 का बनाओ, CrO3 -2 CrO3 का -2 का बनाओ। CrO3 में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन है, तो कार्बन को सेंट्रल एटम पे डालो, एक बॉन्ड बना लो सारे को, दो है इसको बना दो, कहीं पे भी दो बनाओ, चाहे यहाँ बनाओ, सिमेट्रिकली होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करो, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन का ऑटोमोस्ट में, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक। अब देखो इसका ऑक्टेट 2 2 4 2 6, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लो, एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लो, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन दिख गए, 8 इलेक्ट्रॉन दिख गए। किसको 8 इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे हैं, सभी को 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं कार्बन के। अब इस ऑक्सीजन के आप ऊपर आ जाओ, 2 2 4 2 6 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जरा यहाँ पे आ जाओ, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 2 4 2 2, इस वाले पे देखो, इसका एक और एक ये मिल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये होगा, 2 4 2 6, एक देखो यहाँ पे सुबी देखो यहाँ पे 7 और एक ये माइनस वाला क्या है इसको भी, तो आप अपने साथ भी काउंट कीजिएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 4 एक ये 5वां 6वां 7वां और एक नेगेटिव से 8वां, तो 8 इलेक्ट्रॉन ये भी हो गया, तो ये भी आपका स्ट्रक्चर सही है। अब अगर मैं इसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पूछूं तो ये क्या बना रहा है, 2 बॉन्ड पेयर बना रहा है, देखो 2 बॉन्ड पेयर, 2 4 बॉन्ड पेयर हो गए यहाँ पे, और कितने लोन पेयर हैं, देखो 2 1 2 3 आएंगे यहाँ पे, देखो एक यहाँ से आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लो और एक नेगेटिव वाले ले लो, तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा अलग से कर दूं तो समझ में आ जाएगा, 2 2 4 6 और एक नेगेटिव वाला है, 2 ये भी 2 3 यहाँ से मिलेगा, तो 3 यहाँ से मिल जाएगा और 2 यहाँ से मिलेगा, 3 3 6 2 8 हो गया हमारे लोन, ठीक है। तो बॉन्ड पे लोन पेयर समझ में आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं अगर आपको CO4 -2 का स्ट्रक्चर बनाओ, CO4 -2 का स्ट्रक्चर बनाओ, CO4 -2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, जरा सोच के बताओ
अपने अपने से आप सभी लोग ड्रॉ करो। देखो अब मैं थोड़ी सी हेल्प कर दे रहा हूँ, उसको देख के आप लोग देखो, पसीने खूब आ रहे हैं, गर्मी खूब है। मुझे ये बताओ बच्चों, ये स्ट्रक्चर तो आप लोग बना लोगे, इस स्ट्रक्चर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये स्ट्रक्चर बना लोगे आप लोग। अब जरा इस स्ट्रक्चर की बात, यहाँ CrO4 में और CrO3 में डिफरेंस क्या है? क्या एक ऑक्सीजन का जो डिफरेंस हो रहा है, एक ऑक्सीजन का डिफरेंस हो रहा है, और अगर एक ऑक्सीजन का डिफरेंस हो रहा है तो क्या मैं इस स्ट्रक्चर को सिमेट्रिकल बनाते समय, मैं इस स्ट्रक्चर को सिमेट्रिकल बनाते समय एक ऑक्सीजन को इसके साथ ही ऐड कर दूं तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या? देखो जरा स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन अलग से आ जाएगा तो मैं उसको इन्हीं के साथ ऐड कर दूंगा, चाहे इधर ऐड कर दूं चाहे इधर ऐड कर दूं, इधर तो ऐड नहीं कर सकता मैं, है ना। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ऑक्सीजन कभी भी एक साथ कंबाइन नहीं करते, सिर्फ ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन कंबाइन होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, CrO4 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। तो कभी कभी अगर आपको स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन हो तो अगर आप उसका बेसिक स्ट्रक्चर जानते हैं, कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर जानते हैं, तो उसमें थोड़ा सा चेंज कर दीजिए तो डेफिनेटली आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। तो ये आपका CrO4 का स्ट्रक्चर है। अब कुछ स्ट्रक्चर मैं आपको इसके अगली क्लास में डिस्कस क्या करूंगा बताऊंगा, या होमवर्क टाइप का दे दूंगा। अब इसको कुछ और कॉन्सेप्ट को देखते हैं, अब हम इसको कुछ और कॉन्सेप्ट को देखते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं। अच्छा चलो, अब मुझे एक चीज बताओ और ध्यान से बताना, यहाँ पे या अभी तक जो भी स्ट्रक्चर आपने पढ़ा उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रल एटम है, उसमें सिर्फ एक सेंट्रल एटम है। वैसे भी बात समझ में आ रही है बेटा, यहाँ कार्बन एक ही मेटल एक ही सेंटर है, उसके चारों अणु रखे हैं। H2SO4 में एक ही सल्फर है, उसके चारों अणु रखे हैं। CO2 में एक ही सेंटर है C, उसके चारों ओर ऑक्सीजन पर रखे हैं। H2 में एक सेंटर है O, उसके चारों ओर H पर रखे हैं। तो अब जो तुम ऐसा कर रहे हो उसमें एक सेंट्रल एटम है, अगर आपके पास एक से ज्यादा सेंट्रल एटम आ जाए तब क्या करेंगे? अगर आपके पास एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम आ जाए तो क्या करेंगे? तो नेक्स्ट हेडिंग की तरह से इसे लिख लीजिएगा, इफ मोर देन टू सेंट्रल एटम, एक से ज्यादा सेंट्रल एटम हो तब क्या करेंगे? हेडिंग डाल लीजिए, इफ मोर देन टू सेंट्रल एटम, अगर एक से ज्यादा सेंट्रल एटम हो या मोर देन वन सेंट्रल एटम, अभी तो मोर देन वन बताते हैं, मोर देन वन मतलब टू, मोर देन वन हो मतलब टू हो। अब उसके बाद टू के आगे की बात करेंगे भी, लेकिन पहले मैं टू सेंट्रल एटम की बात करूंगा, ठीक है? या इफ देयर आर टू सेंट्रल एटम, मोर देन वन इफ देयर आर टू सेंट्रल एटम, अगर आपके पास दो सेंट्रल एटम है तब क्या करेंगे? ये जरा आप देख लीजिए, ठीक। तो देखिए दो सेंट्रल एटम होगा तो मान लीजिए मेरा कोई कंपाउंड है, वो इस तरह से लिखा जा रहा है AM, कैसे लिखा जा रहा है? AM या सॉरी A2 लिख दीजिए और BM लिख दीजिए, A2 लिख दीजिए और BM। ये मान लीजिए कि इस तरह का कोई सेंट्रल एटम है A2BM, जिसमें से दो A है, दो सेंट्रल एटम है, और M आपका क्या है? उसके सराउंडिंग में जो भी आप जैसे यहाँ पे सेंट्रल एटम C है और उसके सराउंडिंग में आपने ऑक्सीजन डाला, तो इन द सेम वे यहाँ पे A आपका सेंट्रल एटम जैसा होगा और उसके सराउंडिंग में आपको क्या करना है? B को डालना है, उसके सराउंडिंग में B को डालना है। तो अब यहाँ दो चीजें आएंगी कि अगर जो M है, ये लिख लीजिएगा, कहीं लिखा नहीं है, मिलेगा, इफ M इज
केस में जो स्ट्रक्चर ड्रॉप होता है वो होगा ए, देखो सेंट्रल एटम 2 है ना, सेंट्रल एटम 2 है, तो इसको 2 को लिख लो, और ऑड है ना, ये ऑड है, तो एक को यहाँ डालो, एक बी को तुम कहाँ डालो, यहाँ डालो बीच में, और बाकी जितने भी बी हो उसका हाफ बी यहाँ डालो। ठीक, बी बाई 2 या इसे आप m-1/2 बी कहेंगे, इसको m-1/2 बी बोलेंगे। अब देखने में ये बड़ा अजीब सा लग रहा है ना, देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, ये सर ने क्या बता दिया, आप भी सोचेंगे सर ने क्या बता दिया। मैं सिर्फ 2-3 चीजें बता रहा हूँ, उसी पे फोकस कर लो, चीजें हो जाएंगी। इसको भी बस आपको एज बस लिख लीजिए। लिखने के बाद मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास दो सेंट्रल एटम है, तो अगर दो सेंट्रल एटम है तो उस केस में m अगर ऑड है, मतलब ये जो b है, b ऑड मतलब b ऑड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक b को इधर डाल दो और बाकी b को इधर डाल दो। जैसे एक एग्जांपल ले लो, H2O7, एग्जांपल क्या है, H2O7, H2O7 माइनस 2, H2O7 माइनस 2। अच्छा, तो प्रकार ऐसे बताओ बेटा कि सेंट्रल एटम क्या तुम्हें दो दिख गए क्या, सभी बच्चों को क्या दो सेंट्रल एटम दिख गए क्या? अगर दो सेंट्रल एटम दिख गए तो क्या करोगे, एक S यहाँ लिख दिया, एक S यहाँ। इसको भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भूल जाओ, कोई फार्मूला नहीं रखना है आपको, बस करना क्या वो मैं बता रहा हूँ। अब ये ऑक्सीजन कितने हैं, 7 है, इवन है या ऑड है, ऑक्सीजन इवन है या ऑड है, ऑड है। तो तुम्हें करना क्या है, एक ऑक्सीजन को बच्चे बीच में रख दो, बाकी कितने ऑक्सीजन बच गए, 6। अब जो ऑक्सीजन बचा उसका आधा आधा कर दो, यानी कि 3 ऑक्सीजन इधर और 3 ऑक्सीजन इधर डाल दो, यही तुम्हारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा। इसके बाद ऑक्टेट रूल को फॉलो करा दो, बैलेंसिंग को सेटिस्फाई करा दो, स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो जरा एक बार देख लो और लिख लो कि अगर दो सेंट्रल एटम हो और बी जो है तुम्हारा ऑड हो, तो क्या करोगे, एक बी को बीच में डाल दो और बाकी जितने बी हैं वो उसके सराउंडिंग में डाल दो और ऑक्टेट कंप्लीट कर दो बेटा, आपके कंपाउंड बन जाएंगे। ठीक है, अब इसके आप क्या कर लो, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब जरा ऑक्टेट कंप्लीट करने की बात कर लेते हैं। सल्फर का आउटपुट कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ये पूरा बन गया, 6 इलेक्ट्रॉन का 6 इलेक्ट्रॉन बन गया। ठीक, लेकिन एक चीज जरा ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, ध्यान क्या देना है आपको कि सल्फर को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 6 होते ही है उसके पास। तो एक अगर इधर से निकले और एक इधर से, तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो मैं इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन इधर रख देता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देता हूँ, एक आपको इधर से दिखा दूँ। यहाँ देखिए सिर्फ इस और इस बॉन्ड से ही सल्फर की ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। ठीक, तो अब क्या कर सकता है सल्फर, इस वाले को और इस वाले को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर सकता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। अगर आपसे पूछे कि इसमें कौन कौन सा बॉन्ड होगा, तो कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों। क्लियर? अच्छा, अब देखो इस ऑक्सीजन पे दो नेगेटिव चार्ज है, तो एक नेगेटिव चार्ज पर एक नेगेटिव चार्ज पर। तो अब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाना है तो इसमें भी नेगेटिव करना पड़ेगा। सिमेट्रिकल मैंने बताया ना कि हमेशा आप सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर को प्रेफर करोगे, और अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर को प्रेफर करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे अगर नेगेटिव करना तो यहाँ पे भी नेगेटिव करोगे। अब जरा इस ऑप्शन की बात करो, यहाँ पे देखो 2 2 4 2 6, आपका आउटपुट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन हो गए। अब इस सल्फर के लिए, सल्फर के लिए क्या करना है, एक दो बॉन्ड बनाने से ये कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे क्या करोगे, 2 कोऑर्डिनेट इसे बॉन्ड।
बस हो गया, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो मैंने आपको बोला, ध्यान से सुन लो फिर से, अगर आपके पास दो सेंट्रल एटम है तो करना क्या है, दोनों सेंट्रल एटम को दूर दूर रखो, और अगर बी जो है वो ऑड है तो एक बी को बीच में डाल दो, बाकी आधा बी इधर और आधा बी इधर। एग्जाम्पल आपने कर लिया S2O4O7 माइनस पर 2, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर करूं तो क्या बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आप लोग बता सकते हैं? बॉन्ड पेयर लोन पेयर अब मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताइए, सारा ऐड करके बताइए। एक थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं, यहाँ पे तीन आपके लोन पेयर मिल जाएंगे। बॉन्ड पेयर की अगर बात करोगे तो ये हर एक बॉन्ड 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्ड पेयर हो गए, बाकी लोन पेयर जोड़ दो, जोड़ के लिखो और इस स्ट्रक्चर को उतार लो, इसे कॉपी करो। कॉपी कर लिया, लिख लिया सभी? वैष्णवी समझ आ रहा है? देखिए ये सब आपको बताते नहीं है लोग, कोई आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उससे ध्यान से एक बार आप ध्यान रखेंगे तो नीट में इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। इवन जेई मेन से एडवांस में भी ऐसा टफ नहीं आएगा, ये तो मैंने आपको इससे ज़्यादा टफ आएगा ही नहीं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, आपने कर लिया होगा, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। आपको बस बात वही है, आपको निकालना बॉन्ड पेयर लोन पेयर है, P2O7 माइनस का 4, P2O7 माइनस का 4। कितने सेंट्रल एटम दिख रहे हैं? कितने सेंट्रल एटम दिख रहे हैं? 2। ऑक्सीजन ऑड है या इवन है? ऑड। एक ऑक्सीजन कहाँ पे चला जाएगा? बीच में। बाकी 3 ऑक्सीजन उधर और 3 ऑक्सीजन इधर। एक बार बनाओ अपने से, सारे बच्चे बनाओ, बैलेंस से सेटिस्फाई करो, बनाओ फटाक से, बनाओ फटाफट, एक मिनट का समय ले लो और आराम से बनाओ। ठीक है, तो आज हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर को लगभग पूरा कर लेंगे। इसके बाद आपकी ड्यूटी होती है कि आप खुद लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए और उसको जज करिए। नहीं समझ में आता तो एक बार मुझसे भेजिए और पूछिए कि सर ये कैसे बने, ये आपकी ड्यूटी है। मैंने अपनी ड्यूटी बता दी कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब मैं इसको तुरंत बना रहा हूँ। सुबी, वैष्णवी, साथ है ना, 1 2 3 यहाँ लगा, 1 2 3 यहाँ लगा, बस बात बंदी तुम्हारी, ठीक। एक साथ है ना, 1 2 1 लगा, ओके। अब देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन माइनस यहाँ कर दो, दूसरा माइनस, तीसरा माइनस, चौथा माइनस, ठीक, 4 माइनस भी कर दो। अब इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, तो इसकी वैलेंसी 3 है क्योंकि इसका ऑल्टोनेशन 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? कोऑर्डिनेट, ठीक है। कहीं कहीं जब आप कोऑर्डिनेट ना बनाए, जैसे डबल बॉन्ड बनाते हैं, अगर आप डबल बॉन्ड बनाएंगे तो आप इसका बॉन्ड पेयर 2 बता दीजिएगा, और सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड पेयर आपका एक ही करेंगे। हालांकि अलग अलग बुक में इसको कहीं डबल बॉन्ड दिया हुआ है, होता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब एक कोऑर्डिनेट बनेगा, लेकिन कहीं बुक में आप देखेंगे कि ऐसा दिया होगा। ये स्ट्रक्चर जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर है उसको डिस्कार्ड करता है। रीजन भी कि अगर आप यहाँ देखेंगे, इसको बना लेंगे 2 2 4 2 6 2 8 10, इसका ऊपर उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, जो आपके रूल को फॉलो नहीं करता, एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गए आपके इससे, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसमें बॉन्ड पेयर रोल कर आपको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो इतने एग्जाम्पल हैं, ये आप लोग थोड़ा सा कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेम चीज लिख लीजिए आप लोग, एक फिर से लिखिए, इफ सेंट्रल एटम इज 2, इफ देयर इज 2 सेंट्रल एटम और m जो होता है वो इवन है, m क्या हो? इवन है,
ऑड ना हो, क्या हो, तो उस समय क्या करना पड़ेगा, उस समय क्या करना है, बी को हटा देना बेटा बीच में से, ए को ए से ऐड कर देना और जितना भी बी होगा उसको हाफ कर देना b/2, ठीक है, मतलब b/2 मतलब b का जो वैल्यू है m/2 कर देना है ना, m/2। तो ये फॉर्मूला नहीं याद रखना आपको, सीधा m/2b। सुबह बात समझ आ रही है, वैष्णवी, सुहासिनी, प्रखर, आलोक, निखिल, निकिता, सभी को बात समझ आ रही है बेटा कि जब भी आपका ये इवन होगा, ऑड होगा तो एक बीच में डाल देना, इवन होगा तो सॉरी ऑड होगा तो एक बीच में डालना है, इवन होगा तो दोनों साइड बराबर कर देना। एक एग्जांपल इसको भी देखो, एक एग्जांपल इसको भी देखो, S2F7 ये डाल दो, ये डाल दो, साथ साथ बनाते रहो तो थोड़ी सी सही रहेगा। S2F7 तो देखो फ्लोरीन कितने हैं, इवन है ऑड है, ये देखो, और सेंट्रल एटम कितने हैं, 2 है, तो ये इवन है ऑड है, तो ये आपको इवन वाला बताना है ना मुझे, आपको इवन वाला बताना है, ये ऑड वाला बताना है आपको। F10 लेंगे तो क्या करेंगे, सल्फर को सल्फर से जोड़ दीजिए और एक 5 पूरे इधर लगा दीजिए और 5 पूरे इधर लगा दीजिए, ये आप उसके बाद क्या करेंगे, बैलेंस से सेटिस्फाई कर दीजिए। बैलेंस से सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे, सल्फर का कितना बैलेंस होना चाहिए, 2, एक इधर से सेटिस्फाई हो गया, एक इधर से, बाकी क्या होगा, बाकी कोऑर्डिनेट होंगे, ये सारे कोऑर्डिनेट, ये जरा देख लेना, ये सारे कोऑर्डिनेट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितने 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 कोवेलेंट और कितने कोऑर्डिनेट, तो भाई देखो कोवेलेंट कितने होंगे, कितने कोऑर्डिनेट, कितने बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, आप लोग करके मुझे होमवर्क है आपका मैसेज करिएगा ग्रुप में, ठीक है, कितने बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, क्या लिखिएगा, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, कितने कोऑर्डिनेट, कितने कोऑर्डिनेट और कितने कोवेलेंट। कोवेलेंट मैं बता रहा हूं आपको, एक कोवेलेंट यहां बनेगा, एक कोवेलेंट यहां और एक कोवेलेंट यहां, 3 कोवेलेंट बनेंगे। आप कोऑर्डिनेट देखिएगा, इसको छोड़ के 1 2 3 4 5 है, तो 4 कोऑर्डिनेट इधर, 4 कोऑर्डिनेट इधर, तो 8 कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। बातें समझ आ रही हैं आप लोगों को कि नहीं, बातें समझ आ रही है, क्लियर हो रही है चीजें, क्लियर हो रही है, चलो फटाफट कर लो इसे, फटाफट बना लो इसे। तो अगर आपके पास 2 सेंट्रल एटम होगा तो आप इस तरह से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इफ देयर आर नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इफ देयर आर मोर देन 2 सेंट्रल एटम, क्या कर दीजिए, मोर देन 2 सेंट्रल एटम, इफ देयर आर मोर देन 2 सेंट्रल एटम, अगर इसमें आपका 2 से ज्यादा सेंट्रल एटम हो तब आप क्या करेंगे, 2 से ज्यादा सेंट्रल एटम हो तब आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी बताइए। इसके लिए एक लाइन लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे खुद कंफ्यूज होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, चलिए तो देखो, जब आपके पास 2 से ज्यादा सेंट्रल एटम हो तो वहां पे एक चीज ध्यान रखना है, वहां पे हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर को प्रेफर करना होगा। उसमें क्या करना पड़ेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर को प्रेफर करना पड़ेगा। यानी तो इन दिस केस साइक्लिक स्ट्रक्चर इज प्रेफर्ड, इन दिस केस साइक्लिक स्ट्रक्चर इज प्रेफर्ड। अच्छा, साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेफर्ड होगा तो वहां एक चीज और ध्यान रखना है, कभी भी 3 साइक्लिक जो 3 एटम से, मतलब जो ये बने, ऐसा साइक्लिक बने जिसमें 3 ही एटम हो, तो वो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है।
तीन साइकिल वाला क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। तो हमें कभी भी तीन एटम को लेके साइक्लिक नहीं बनाना है, ठीक है। मतलब मैं ट्राई साइक्लिक वाला कंपाउंड जो है उसको प्रेफर नहीं करूंगा। हमेशा जब मैं प्रेफर करूंगा तो या तो टेट्रा यानी 4 या 5 या 6 ऐसे कंपाउंड को मैं प्रेफर करूंगा। अब मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए H3O9 क्या है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ H3O9। और एक चीज और ध्यान रखिए, ऐसा भी पॉसिबल है जो एग्जांपल मैं करा रहा हूँ वही एग्जांपल भी आता है डिक्टोनीट में। तो जितना चीज मैं करा रहा हूँ, जो नहीं करा रहा हूँ, जिस पार्ट पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, अगर आप उसे नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, वो चीज़ नीट भी नहीं आएगी। लेकिन जो करा रहा हूँ और वहाँ पे जो लिख रहा हूँ एटलीस्ट ध्यान रखिए उस तरह के एग्जाम्पल और उस एग्जाम्पल को ज़्यादातर फोकस करें, वो आने के हमेशा चांसेस रहेंगे। H3O9 में क्या होगा, 3 सेंट्रल एटम हो गया, 2 से ज़्यादा हो गया, तो मैं क्या करूँगा, मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर पे चला जाऊंगा और साइक्लिक स्ट्रक्चर में कभी भी 3 वाले क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से ज़्यादा साइकिल को बनाना होगा। 3 से ज़्यादा कैसे बनाओगे, 3 इसका ले लो, 3 इसका ले लो, एक सल्फर ले लो, इसका ऑक्सीजन, एक सल्फर ले लो, इसका ऑक्सीजन, एक सल्फर ले लो, इसका ऐसे करके साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओ। अब तुम्हारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, देखिए बच्चों थोड़ा सा ये ब्लर है तो थोड़ा सा आज कोऑपरेट करें, ठीक है। अब आपके पास कितने ऑक्सीजन है, 9। देखो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट नहीं करते, बता रखा है, तो 9 ऑक्सीजन को कनेक्ट करना है। अब कितने बच गए ऑक्सीजन, 6। देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 यहाँ ले लो, 2 यहाँ ले लो, 2 यहाँ ले लो। तो क्या आपके स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल हो गया, क्या आपके स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल हो गए क्या? जरा देख लो, रॉकेट को कंप्लीट कर लो, बॉन्ड पेयर लोन पेयर बना लो, सिग्मा क्या नाम से कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो भी देखना देख लो, ठीक है। तो एक बार देख लो बेटा, ध्यान रखो जब एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम हो उस केस में आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर को प्रेफर करना है। साइक्लिक स्ट्रक्चर तीन मेंबर में साइक्लो वाला जो पार्ट होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल स्ट्रेन होता है। एंगल स्ट्रेन मतलब वो क्या होगा, वहाँ पे जो एंगल बना है उसमें वो स्ट्रेन होगा, मतलब एक तरह से उसमें तनाव होगा और वो टूट जाता है। इसलिए 3 मेंबर वाला अनस्टेबल होता है। तो उसे हमें 6 मेंबर या 4 मेंबर में करना है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, रफ डायग्राम आप ऐसे बनाएंगे, आपको ऐसा ही स्ट्रक्चर एग्जाम में भी मिलेगा। एक एग्जाम्पल और कर लीजिए, P4O10। P4O10 ठीक, P4O10 P4O10 ठीक है। तो आप देखो P4O10 3 मेंबर और 4 मेंबर वाला क्या होगा, अनस्टेबल होगा। मैंने कहा 3 मेंबर और 4 मेंबर वाला क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको क्या करो, एक फास्फोरस लो, उसके साथ एक ऑक्सीजन, एक फास्फोरस एक ऑक्सीजन, एक फास्फोरस एक ऑक्सीजन, एक फास्फोरस एक ऑक्सीजन, ये करना ठीक। ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, कोशिश करेंगे इस तरह से स्ट्रक्चर आप बना दें। अच्छा, अब इतना करने के बाद देखो कितने ऑक्सीजन हो गए तुम्हारे, 1 2 3 4 ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए। अब तुम्हें इसमें कितने ऑक्सीजन बच गए, 6 ऑक्सीजन बच गए। अच्छा, 6 ऑक्सीजन में पहले तो क्या करो, सबके साथ एक एक लगा दो, पहले सबके साथ एक एक लगा दो, 1 2 3 4 ठीक है, 4 हो गए, ये बन गया। अब स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल दिख रहा है यहाँ तक में सभी को, यहाँ तक सभी को स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल दिख रहा है क्या, दिख रहा है सभी को। अच्छा, अब अगर आपने किसी भी तरह से अभी 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, अगर आपने इसमें बाई चांस इसमें या इसमें लगा दिया ऑक्सीजन, इसमें या इसमें लगा दिया बाई चांस, तो देखो क्या इस ऑक्सीजन की वैलेंसी, इस फास्फोरस की वैलेंसी 2 2 4 2 2 4 5 6 हो गया वैलेंसी।
या आप इसको बोले तो कितने बॉन्ड बना दिए, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना दिया, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने बॉन्ड बना सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने बॉन्ड बना सकता है, 5। क्यों बना सकता है 5? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 5 ही इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा जिसके आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उससे ज़्यादा कभी भी बॉन्ड नहीं बना सकता। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको इसको ऐसे ऐड नहीं कर सकते, इसको सिंगल बॉन्ड से ऐड करना होगा, डबल बॉन्ड से ऐड नहीं करेंगे। तो सिंगल बॉन्ड से ऐड कैसे कर लीजिए, देखो 2 3 4 5, प्रॉपर बात समझ आ रही है सुपूजन। इन द सेम वे दूसरा यहाँ से देखो और इसको यहाँ से मिला दो, देखो ये स्ट्रक्चर बनता है। कुछ लोग इसको बाहर से मिला देते हैं, ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप ऐसे बनाइए, बट आपका ये वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, P4O10 का स्ट्रक्चर होगा। इन द सेम वे आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, P4O6 का स्ट्रक्चर बनाइएगा, P4O6 का स्ट्रक्चर बनाइएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप लोग। तो देखो P4O10 का कैसे बन गया, P4O6 का भी लगभग ऐसे ही बनेगा। तो होप कि आप लोगों को आज मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे काफ़ी कॉन्सेप्ट सिखा दिए, मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपने शायद ना पढ़े हो या आपके सिलेबस में था ही नहीं, अभी तक क्लियर भी नहीं हो। तो एक सेंट्रल एटम का बताया मैंने, 2 सेंट्रल एटम का बताया, 2 से ज़्यादा सेंट्रल एटम का बताया, कितने भी सेंट्रल एटम डाल देंगे तो आप ज़्यादा सेंट्रल एटम होंगे तो साइकिल पे चले जाइएगा, 2 होगा तो 2 सेंटर को बना के उसके इवन और ऑड वाला कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, एक ही होगा तो बीच में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बाहर आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव करके आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लीजिएगा। तो आपको समझ आया होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ, और अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो डेफिनेटली समझ आया होगा। और थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, क्योंकि आज जब मैं इसे राइट डाउन कर रहा था तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर लाइट की कमी है, तो थोड़ा सा एक फोकस्ड भी हो रहा है, कैमरा भी बार बार फोकस्ड हो रहा है और थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, बट आपने फिर भी इसे समझने की कोशिश की, दैट्स वाई थैंक यू टू ऑल। और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नई एनर्जी के साथ, इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिपीट करते हुए, थोड़ा सा रिपीट जरूर करूँगा आपको, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें आपको लगभग 60-70% समझ आ गया होगा, 10-20% में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपका ब्लर था, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, जैसे यहाँ मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा लाइट टाइप का है और यहाँ पे भी एक लाइट टाइप का है ना इधर। तो होप कि बाकी चीज़ें सही हैं आपकी, बायस वाइस क्लियर और चीज़ें स्ट्रक्चर भी क्लियरिटी के साथ दिख रहा है। तो थैंक यू, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।